प्लास्टिक पर हर कोई चर्चा करता है। वही प्लास्टिक जब जानवरों के गले में जाता है, उनके पेट में जाता है, उनकी जान ले लेती है। इनका नाम है सुशील अग्रवाल जी। मात्र 12वीं पास है। ये भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलेजेस के प्रोफेसर के तौर पर इनको रखा गया है। राशन पे भाषण हर कोई देता है, लेकिन भाषण के बाद राशन कोई नहीं देता। 26,000 टन हर रोज प्लास्टिक को कचरे में फेंक दिया जाता है, तो जानवर मर जाते हैं। क्या उनको जीने का हक नहीं है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग ये क्या होता है? ये तो कबाड़ी लोग काम करते हैं। तो लोग मुझे बोलते थे ये तो घटिया आदमी है, चोर उचक्का है, कबाड़ी है। हर साल 5 लाख मीट्रिक टन हर साल रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनने लग गया। उन्होंने कहा कि सर आप तो डैडी ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पापा हैं आप। हमने भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गाजियाबाद में। 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचती है। लेकिन ये जो पन्नी जो है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसानदेह होती है। चाहे पन्नी के रूप में हो, चाहे रिजिड के रूप में, चाहे बॉटल कैप के रूप में, चाहे बलम के रूप में, चाहे बड़ा पहाड़ बना रखा किसी ने, वो हर चीज़ यूज़ करके अपने पास ग्राइंड शेड करके हमारे पास हाई क्वालिटी की इंपोर्टेंट मशीन्स हैं या हाई क्वालिफाइड इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। हमारी अपनी इकोनॉमिक कंपल्शन ऐसी थी, घर में कितना गरीबी थी और पैसे के लिए तरसना पड़ता था। लेकिन करीब 10 लाख बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। 800 सेशंस मैंने किए हैं। मुझे प्रोफेसर की डिग्री देनी शुरू करी है। मैंने 100 दिन देश के नाम का वायदा किया। लेकिन कुछ काम करने वाले युवा, उनके लिए आप फिर क्या उनके लिए कुछ कर रहे हैं? गरीब होना पाप है, गरीबी एक गाली है, श्राप है। मेरे मुंह पे लोगों ने बोला ए भिखारी है। तो देश में इस समय 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी चलाता हूँ भारत की। तो मैं आह्वान करता हूँ ऐसे सारे युवाओं को, युवतियों को, छोटा अगर कोई प्लांट अगर कोई बैठाना चाहे तो उनके लिए भी कोई योजना है क्या? आपकी फैक्ट्री में लगवा के दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समाज का प्यार, आशीर्वाद मिल जाए। मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमने 200 करोड़ रुपए का एक बिजनेस खड़ा किया है। सोनू सूद जी मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। निखिल कामत जैसे जो ज़रोदा के मालिक हैं, वो मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, मेजर इन्वेस्टर हैं। एक ट्रांसजेंडर समाज के लिए कुछ आप करना चाहते हैं? गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर से। इनके लिए मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की फैक्ट्री होगी, जहां पर यही ओन करेंगे, यही ऑपरेट करेंगे, यही चलाएंगे, यही मालिक, यही सब कुछ। ऑर्गेन डोनेशन को लेकर के आप कुछ बहुत गतिविधि कर रहे हैं। मैं जाने के बाद मट्टी में मिलने से पहले किसी और में जीना चाहता हूँ। कि अगर कोई व्यक्ति छोटा सा रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहता है, उसमें कम से कम लागत कितनी आ सकती है? नमस्कार, आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जो आपके घर का कचरा इस तरीके से उसको रिसाइकल कर देते हैं कि वो आपके घर में साज सज्जा का सामान बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक की। प्लास्टिक पर हर कोई चर्चा करता है कि प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक को उपयोग कम करना चाहिए, लेकिन जो उपयोग कर रहे हैं उनका क्या करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करता। वही प्लास्टिक जब जानवरों के गले में जाता है, उनके पेट में जाता है, उनकी जान ले लेती है। हम लोग ऐसे ही एक शख्स से मिलने आए हैं। इनका नाम है सुशील अग्रवाल जी। सुशील अग्रवाल जी एवरो फर्नीचर के चेयरमैन हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मात्र 12वीं पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री ये चला रहे हैं। लेकिन ये रिसाइकल करके उस प्लास्टिक चेयर को बनाते हैं और बहुत खूबसूरत प्लास्टिक चेयर होता है जिसे आप आराम से अपने घरों में रख सकते हैं। ये भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलेजेस के प्रोफेसर के तौर पर इनको रखा गया है। वहाँ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ इन्होंने एक ज़बरदस्त अभियान छेड़ रखा है। तो नमस्कार, हमें जब आप लोग के बारे में पता चला तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए पहले कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग कहीं भागवत कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, आप जो काम कर रहे हैं ना, ये अपने आप में धर्म कर्म का काम है। अपना परिचय पूरा दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी है जी। राशन पे भाषण हर कोई देता है, लेकिन भाषण के बाद राशन कोई नहीं देता जी। जो समाज में कहते हैं कि प्लास्टिक शराब है, उनसे पूछ के देखिएगा जब यूज़ करके वो बॉटलों को फेंकते हैं तब उनके दिल में क्या वो भावना रहती है। हम सब उपयोग करते हैं, हम ये जानना नहीं चाहते आपके जो घर के मिल्क पाउचेस हैं, सीमेंट सॉल्ट के बैग हैं, शुगर बैग्स हैं, आपकी पन्नियाँ हैं, बॉटल हैं, पानी पीने की बॉटलें हैं, सभी कहाँ जाती कहाँ हैं। जैसे आपने कहा, दुर्भाग्य है देश का 26,000 टन हर रोज़
प्लास्टिक को कचरे में फेंक दिया जाता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, इसमें सिर्फ 4%, मात्र 4% रिसाइकल होता है। बाकी का जो है 9% के करीब वो यूज़ करते हैं, जलाने के काम आ जाता है, जो कि गलत है क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेस क्रिएट होंगी। जितना बाकी का बचा हुआ प्लास्टिक है वो सारा का सारा ओशंस में, रिवर्स में, ड्रेन्स में या रोडों पे पड़ा रहता है, जहाँ पे जैसा आपने कहा जानवर खा लेते हैं। दुर्भाग्य उन जानवरों का, बेचारों का, कि जो खाने का तो पेट में जम जाता है, प्लास्टिक निकलता नहीं है और 200-200 साल तक डिकम्पोज नहीं होता है, तो जानवर मर जाते हैं। क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या इसके बारे में कोई सोचता नहीं है? हर कोई कहता है प्लास्टिक यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। हम कह रहे हैं कि ओके, लेकिन अल्टीमेटली यूज़ करने के बाद उसका अल्टीमेटली निस्तारण क्या है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना प्रोड्यूसर ना कंज्यूमर। लेकिन हमने कोशिश की। मैंने 23 साल पहले, जब लोग ये समझते प्लास्टिक रिसाइकलिंग ये क्या होता है, ये तो कबाड़ी लोग काम करते हैं, जो मार्केट में घटिया बटिया कचरा पचरा कलेक्ट करते हैं, वो कबाड़ी लोग ही ना, उनके काम की बात की चीज़ है, ये हमारे बस की नहीं है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, जब मैंने 23 साल पहले प्लास्टिक के फर्नीचर की शुरुआत करी तो रिसाइकल प्लास्टिक से शुरुआत करी, तो लोग मुझे बोलते थे ये तो घटिया आदमी है, चौरो चक्का है, कबाड़ी है, ये तो टूट जाएगी, कुर्सी इसकी खराब हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगा, ये लोगों को फेल कर देगा, लोगों के हाथ चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। लेकिन जब मैं काम करते करते कामयाब होने लग गया, मैंने पूरे भारत के अंदर इकोसिस्टम शुरू किया। क्या? एक तो प्लास्टिक फर्नीचर कैसे बनाना ये बताया, इसके साथ साथ में प्लास्टिक का दाना कैसे बनाना है रिसाइकल प्लास्टिक से वो बताया, तो लोगों को वो भी नहीं पता था कि इसको क्या करना चाहिए। पहले तो ऐसे ही इधर उधर फेंक दिया, जला दिया वगैरह जैसे भी है। तो हमारे इस करने के बाद आज पूरे भारत के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का गठन हुआ और पिछले कई सालों से हर साल 5 लाख मेट्रिक टन हर साल रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनने लग गया। बाकी आइटम जो है कुछ और बन गई है। मैंने जब इसकी शुरुआत की, मुहिम खड़ी करी और पूरे भारत में इसको क्रिएट किया, तो मुझे इस बात का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं पूरे भारत का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। उन्होंने कहा कि सर आप तो डैडी ऑफ प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक के पापा हैं आप, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी किसी को पता ही नहीं था और करने के बाद में हम सबको आपने जो रास्ता दिखाया उससे हम बहुत खुश हैं, इसलिए आपको हम ऐसे डैडी ऑफ प्लास्टिक या पापा की तरह बात करते हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे लगा कि चलो रिसाइकल प्लास्टिक से जो हम फर्नीचर बना रहे थे या ऐसी आइटम बना रहे हैं आज कभी नहीं है, बहुत लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर वर्ग का प्लास्टिक है जो लेटर से एक पल के लिए आपके रोडों पे पड़ा हुआ है, या सीमेंट का बैग है, आपके मिल्क पाउचेस हैं जहाँ पे वॉशिंग की कंटेमिनेशन हो जाती है या ख़राब हो जाते हैं, जिसको कि ट्रीट करना पड़ता है। वो प्लास्टिक को भारत में इस समय बहुत ही रेयर यूनिट ऐसी है जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखती है। तो हमने इस बात को रियलाइज़ करते रहे, इतने सालों से अपनी आंखों के सामने देखने के बाद ये समझ में आया कि क्यों ना हम जो प्लास्टिक को प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक फैक्ट्री का एक रूप चाहिए उसको देने के लिए, उसको रेडी करने के लिए, हमने भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गाजियाबाद में, जहाँ पर हम इस प्रकार का प्लास्टिक का कचरा कलेक्ट करते हैं, उसको वॉश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको फिर कहीं ना कहीं ग्रैनुल बना करके, दाना बना करके दाने के रूप में बेचते हैं, साथ साथ में अपने यहाँ फर्नीचर भी बनाते हैं। इसके अलावा भारत में जितने भी डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट बनाने वाली कंपनियाँ, ऑटोमोटिव कंपनियाँ, उनको देने की कोशिश कर रहे हैं और एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, अप्लायंस बनाने वाली इंडस्ट्री से उनको भी दे रहे हैं। जो लोग ये माल 115 रुपये किलो में खरीदते थे, वही माल उसी स्पेसिफिकेशन का हम 75 रुपये में दे करके एक तो 40 रुपये उनको सस्ता दे रहे हैं माल, जो उनके लिए बस की थी ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे, नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ और मैं पूरे विश्व को चैलेंज कर रहा हूँ। और दूसरी बात, उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन है कि 30% उनको रिसाइकल मेटेरियल यूज़ करना चाहिए, जो उनको कहीं से मिलता नहीं है। हम देने जा रहे हैं, हमको कार्बन क्रेडिट देने जा रहे हैं। 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचती है। हम उसकी मुहिम पे हैं, ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें बड़ा अक्सर सवाल आता है कि जैसे जब भी प्लास्टिक खरीदने वाले लोग आते हैं, कचरा वाला प्लास्टिक, तो उसमें आता है कि हार्ड प्लास्टिक वगैरह ले लिए, कोई मग वाला ले लिया, लेकिन ये जो पन्नी जो है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसानदेह होती है, क्या उसको भी आप लोग प्रोसेस करवा देते हैं? या ये जो शैम्पू का पाउच हो गया इस तरह? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मल्टी लेयर प्लास्टिक, जिसमें कि पेट की भी है, पॉलिस्टर की भी लाइन है, सिल्वर की भी लाइन है, ऐसे कई चीज़ें बनती हैं जो कि बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स वगैरह में आती हैं। या फिर जो आप बात कर रहे हैं पतली पन्नी, जिसको HM की पन्नी बोला जाता था, वो पन्नियाँ पहले चलती थी, अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। 30 माइक्रोन से कम के नीचे प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी यूज़ करने वाले बदमाशी जो करते ही हैं। 50% 50 माइक्रोन की भी होगी तब भी वो हार्मफुल ही है, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ में नहीं आती है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उसमें जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंट्रोल आया है, कोई रेड वगैरह हुई है, कोई बंद भी हुई है, फिर भी चलन अपनी जगह है। इसके अलावा इतने 3000 टाइप के प्लास्टिक हैं, 3000, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है 66% प्लास्टिक पूरे विश्व के अंदर PPHDLD यानी पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, 66% यही तीनों की फैमिली है। हम PPHDLD के अंदर हम लोगों ने मास्टरी कर ली है। आज हम पूरे भारत से जिस रूप में, चाहे पन्नी के रूप में हो, चाहे रिजिड के रूप में, चाहे बॉटल कैप के रूप में, चाहे बलम के रूप में, चाहे बड़ा पहाड़ बना रखा किसी ने, वो हर चीज़ यूज़ करके अपने पास ग्राइंड शेड करके हमारे पास हाई क्वालिटी की इंपोर्टेंट मशीन्स हैं जो भारत में आज तक लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी, आई भी नहीं, इस प्रकार की मशीन दे रहे हैं हमारे पास है। हम उसको ला करके ऑटोमेटाइज सिस्टम से, मैकेनाइज सिस्टम से इस प्रकार से काम करना चाहते हैं जहाँ आउटपुट भी अच्छी आए, क्वालिटी भी आए, कंसिस्टेंटली भी आए, और भारत की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स, नेसेसिटी है, उसको पूरा करने में हम सक्षम हो सके। और हमको देखा देखी पूरे भारत के अंदर एक लहर चल जाए, एक पहल हो जाए, और क्यों नहीं पूरा भारत जागृत होकर के इस मूवमेंट बना करके पूरे भारत के प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम शुरू हो जाए। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ। आपके संघर्ष की यात्रा, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरुआत करी तो हमारे पास मान के चलेगा कि भी जिस प्रकार से कमाई का कुछ प्रबंध था नहीं। हमारे पिताजी छोटे से साइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे, स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, साइकिल पार्ट्स, पेडल बेच दिया, साइकिल रिम बेच दिया, टायर बेच दिया, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। तो उस स्ट्रगल के टाइम पे हम लोगों को मान के चलेगा कि जो काम एक आदमी 200 रुपये का महीने का करता था, हमारे वर्कर काम करता था। क्या करना है, पेटियाँ उठानी है, 100 किलो की पेटियाँ मैंने अपने हाथ से उठाई हैं, साइकिल में माल ढोया है, कंधे पे माल ढोया है, स्कूटर पे माल ढोया है, लगेज की ऑटो रिक्शा चलाई है, लगेज की टेम्पो चलाई है, बैलगाड़ी माल डाल कर लेके आया हूँ। ये सारे काम मैंने किए जो आप ये मान के चलेगा कि एक नौकर क्या कूली कर सकता था, वो काम मैंने किया। ये संघर्ष से हम जब आगे चले तो जीवन क्या है, जीविका क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, और कैसे मेहनत करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, वो बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। हाँ, एक स्टेज पे आने के बाद बस मैं ये कहता हूँ, मेरा और मेरी गरीबी के बीच साथ में हर रोज़ दंगल होता है, हर रोज़। मैं और वो दोनों पछाड़ते, सुबह उठते साथ ही मैं लौटता, आ जा तू मेरे साथ आज। 4 बार मुझे वो गिराती है, 6 बार तो मैं भी गिराता हूँ उसको। मैं बोलता चल तेरे से दंगल करते हैं, कोई बात नहीं। करते करते आज भगवान की दया से जिस इंसान के पास एक टाइम ऐसा भी था, मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, मेरी जेब में 1 रुपया था, 2 रुपये प्लेट की इडली थी, मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या करें। मैं सो 1 इडली मांग ले उससे, मैंने यार शर्म आएगी यार, तो पानी पिया, चल दिए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, भूखे ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार मैं बस स्टैंड पे मैंगलोर के ठंड के दिनों में वो सीमेंट के प्लेटफॉर्म पे सो गया 24 रुपये बचाने के लिए। मैंने कहा नहीं यार, पैसे बच जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो अपना काम ही तो करना होता है। यानी कि हम ऐसी ज़िंदगी को बीतते बीतते आए, और आज मुझे गर्व और खुशी है, हमने 200 करोड़ रुपये का एक बिज़नेस खड़ा किया है। और आने वाले वक्त में भगवान ने चाहा, मेरे साथ आज सोनू सूद जी मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, निखिल कामत जैसे जो ज़ेरोदा के मालिक हैं वो मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, मेजर इन्वेस्टर हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम लोग 5000 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मेरे 4 प्लांट इस समय करीब 400 लोग काम करते हैं, और भगवान ने चाहे तो अगले साल इन्हीं दिनों में हमारे पास करीब 1000 लोगों का हेडकाउंट होगा। इस समय हम करीब 100 करोड़ का बिज़नेस सालाना करते हैं, और अगले मान के चल 3 साल में हमारा बिज़नेस करीब हम 500 करोड़ रुपये का टॉप लाइन देख रहे हैं अपने पास, और प्रॉफिटेबिलिटी भगवान की दया से अच्छी रहेगी। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप मात्र 12वीं पास हैं, लेकिन ऐसे मुझे लगता है दर्शक देखने के बाद आपको नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप सच में अपने एजुकेशन पे थोड़ा सा बताइए कि क्या है आप। देखिए क्या है, मैं समझता हूँ कि माँ शारदा का आशीर्वाद हर एक को नहीं मिलता, किस्मत वाले हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। हम शायद उससे महरूम रह गए, हमारी अपनी इकोनॉमिक कंपल्शन ऐसी थी, घर में कितना गरीबी थी और पैसे के लिए तरसना पड़ता था, काम के लिए तरसना, रोजी रोटी जीविका के लिए तरसना पड़ता था। तो ये लगा कि यार काम करें या पढ़ाई लिखाई करें, तो लगा नहीं काम करना प्रायोरिटी है, पढ़ाई लिखाई तो फिर ज़िंदगी मिल जाएगी। तो 12वीं क्लास तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर चुका मैं। 10वीं क्लास के बाद ही ये था कि पढ़ नहीं पाएंगे। 11वीं 12वीं मुझे पता है मैंने कैसे कैसे पूरी करी। उसके बाद में लगा नहीं भैया काम ही करना है, तो काम ही काम करते। लेकिन हाँ, किताबों से और ज्ञान से बहुत लगाव था। मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी होंगी। करते 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 इस जीवन की यूनिवर्सिटी ने, मैं 65 साल का हो चुका हूँ, 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 52 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में आज तक 15 बिजनेस चेंज किए, 15 बिजनेस बदले हैं, अलग अलग बिजनेस जो मैंने कभी ज़िंदगी सोचे भी नहीं थे, और 22 घर बदले अपने लाइफ के अंदर। मैं कहीं ना कहीं इधर उधर पूरे भारत में भागता रहा हूँ, और करीब करीब 10 लैंग्वेज बोलता हूँ, जिसमें कि पूरे साउथ इंडिया की कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भी बोलता हूँ मैं। बहुत से लैंग्वेज बोलता हूँ, क्योंकि मुझे समाज ने सब कुछ सिखा दिया। करने के बाद में आज जब मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ,
तो मैंने भारत में पिछले 23-25 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर ही, प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर ही, जो लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मेरे को लेके आए थे, मैंने उनके बैंक बैलेंस नहीं देखे, मैंने उनकी नीयत देखी कि इंसान शरीफ है, ईमानदार है, उसको काम दूंगा। मैंने ऐसा करके लोगों को जब काम दिया और लोग बढ़ते चले गए और आज करोड़पति बन गए हैं, तो मेरे दिल में एक बात आती है कि हाँ चलो, अगर जो मैंने उनकी हेल्प करी उसके कारण आगे बढ़ गए, मैं भी आगे बढ़ा हूँ। इसके साथ साथ में मुझे जो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता चला गया, एक जीविका का आधार क्या होता है, जीवन क्या होता है, जीवन कैसे जीने चाहिए, शैली क्या होती है, और हम कौन है, क्यों आए हैं, क्या एग्जिस्टेंस है, जब मुझे सब समझ में आ गया तो मैंने कोशिश की थोड़े लोगों से शेयर करने की। फिर मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा अच्छा चाव से सुनने लग गए हैं, तो मैंने बल्कि इंटरेस्टिंग बात देखी कि हमारे बिजनेस के सेशंस में लेडीज़ बच्चे आने लग गए। तो मैंने पूछा जी, ये लेडीज़ बच्चे यहाँ पे क्यों आते हैं, ये तो बिजनेस का सेशन है। बोला नहीं सर, आपकी बात सुनने को आते हैं। मैंने ऐसा क्या कहा भाई? बोला सर, आप ऐसी बात कहते हो जो हर एक को पता नहीं है, लोग रिकॉर्डिंग करके लेके जाते हैं, फिर लोग सुनाते हैं, तो लोग इसलिए अभी आप आए हैं तो मिलने आए हैं। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे पास शायद कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। फिर मैंने जो अपना 100% बिजनेस सेशन था, उसको मात्र 20% बिजनेस, 80% जीविका का आधार, क्या जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो सीखना शुरू किया। करते 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 इतनी पॉपुलैरिटी आ गई कि मान के चलेगा कि आज करीब करीब 40 से ज़्यादा कॉलेज में जा रहा हूँ, पिछले 15-18 साल से जा रहा हूँ। मुझे याद है कि करीब 10 लाख बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूँगा। 800 सेशंस मैंने किए हैं, जिसमें कि बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट्स को, साथ साथ में फैकल्टीज़ को मैं ट्रेन करता हूँ। और कॉलेज वालों ने अपने से चल के जब खुशी खुशी महसूस किया कि भी यार ये आदमी तो बहुत ही कैपेबल है, तो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मुझे प्रोफेसर की डिग्री देनी शुरू करी है। एक ने शुरू करी, फिर तो बाढ़ लग गई। आज मैं पूरे भारत में, मुझे याद नहीं, एक दर्जन कॉलेज का मैं प्रोफेसर हूँगा, इंक्लूडिंग DY पाटिल पुणे, जो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। और मेरा सौभाग्य की बात है, और यहाँ रुक नहीं रहा हूँ मैंने 100 दिन देश के नाम का वायदा किया है। क्या करना है, जब तक जीना है तब तक पूरे भारत में जितने कॉलेज हैं, जहाँ मुझे कोई बुलाएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके वहाँ पर उनके सेशंस करके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना फ्लाइट, होटल, खाना पीना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं उनकी सेवा करके आना चाहता हूँ। मैं अपने भारत को, अपने देश को सशक्त हाथों में देके जाना चाहता हूँ। मुझे जिस हाल में मिला मैंने उसको संभाला, मेरे साथ मेरे लोगों ने, दोस्तों ने संभाला। अब हम जिनको देख के जाना चाहते हैं वो इतने सशक्त हो कि भारत जो विश्वगुरु था, है, रहेगा, बनेगा, उसको कहता चमकाना है, सोने की चिड़िया से ऊपर लेके जाना है, ये मेरा प्रण है। इसी से जुड़ा एक सवाल भी है। यहाँ पर आप दिल्ली में हैं, लोगों का आप सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये देश तो हमारा बड़ा है, कई राज्य हैं, कई जगह के युवा अगर कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो जैसे आपने प्लास्टिक की तो बात की, भाई वो कलेक्ट करेंगे, वो दे देंगे। जो कबाड़ी वाले हैं या जो हर आदमी को, हर हाथ को आप काम देने की कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक ले करके उनसे। एक तो आप घूम घूम के बता रहे हैं कि आपको स्किल्ड कैसे होना है, लेकिन कुछ काम करने वाले युवा, उनके लिए आप फिर क्या, कुछ उनके लिए कुछ कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मुझे पता है गरीब होना पाप है, गरीबी एक गाली है, श्राप है। समाज में उनका जो वर्ग है ना, वो बस कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहा है। जो मैंने देखा है ना, जब मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाया, लोगों मेरे हाथ पे थूक दिया, जूते मारे, तिरस्कार की और नफरत की निगाह से देखा कि यह क्या बुक्का नंगा। मेरे मुंह पे लोगों ने बोला, ए भिखारी है तो बुक्का नंगा, इससे क्या बातचीत करें, इसको तो अकल ही नहीं है। जो गरीब होता है उसको अकल ही नहीं होती, मैं भी समझ चुका था। तो मैंने जब ज़िंदगी में ऊपर बढ़ना शुरू किया, तो आज मेरे दिल में वो मेरे पुराने दिन मैं भूला नहीं हूँ, आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। तो मेरे दिल में एक भावना आई कि मेरे पास आज ये है प्रोविज़न कि मैं पूरे देश में इस समय मैं 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी चलाता हूँ भारत की। 20,000 पीस फर्नीचर पर डे का बनाता हूँ मैं, और आने वाले वक्त में हम भारत की लार्जेस्ट कंपनी बनने जा रहे हैं। और हमारी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। पिछले 30 सालों में पहली कंपनी जिसने लिस्टिंग करवाई है। अब मैं अरमान आया, सुशील अग्रवाल, तूने 30,000 से ज़्यादा डीलर नेटवर्क पूरे देश में 24 स्टेट में फैलाया है। उनकी जीविका कहीं ना कहीं निवाला हमारे यहाँ से निकल रहा है। इतना ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? तो मैं आह्वान करता हूँ ऐसे सारे युवाओं को, युवतियों को, घरों, बड़े लोगों को, किसी एज के, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपके जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपके लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिल में काम करने की इच्छा हो, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। 10% तो आपको होलसेल मिलना ही मिलना, 40% रिटेल में आपको मार्जिन मिलेगा। आप जिस सुविधा से चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं डीलर बनना चाहता हूँ तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ तब भी ठीक है, C&F बनना चाहते हैं, आप बड़ा डिपो लगाना चाहते हैं, कुछ भी, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। सेकेंडरी प्रमोशन दूंगा, आपको सपोर्ट कराऊंगा, आपको मार्केटिंग टूल्स दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। आप कामयाब कैसे हो, जैसे एक पितृ भाव रखता है पुत्र के प्रति, वही भाव के साथ मैं आपके साथ काम करूंगा, और करके आपको कामयाब बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप सिर्फ अपनी मेहनत वाली जो नीयत है, शराफत है, उसको लेके मेरे पास आ जाइए, मैं उनको देने को तैयार हूँ। यहाँ तो कंप्लीट आपका कुर्सी भी बनता होगा, रिसाइकलिंग हो रही है, तो कई जगह पे ऐसा है कि मान ली उड़ीसा में, बंगाल में, तो सारी चीज़ों का छोटा छोटा अगर कोई प्लांट अगर कोई बैठाना चाहे तो उनके लिए भी कोई योजना है क्या आपके पास? ये बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो पूरे भारत में मुझे याद है, मेरे हिसाब से मोर देन 100 प्लांट है। मैं पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास सारी डिटेल है जो लोगों ने लगा रखे हर रीजन में, चाहे उड़ीसा में, बिहार में, हर जगह लगे प्लांट, कोई प्रॉब्लम। फिर भी मार्केट में 15% की ग्रोथ हर साल है फर्नीचर इंडस्ट्री में। अच्छा। यानी कि ग्रोथ तो अच्छी चली रही है। बिल्कुल। तो जिसके दिल में हो कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, मैं एश्योरेंस देता हूँ आपकी फैक्ट्री मैं लगवा के दूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको गाइडेंस, टेक्निकल गाइडेंस से लेकर के आपको कमर्शियल गाइडेंस सबको दूंगा, आप कामयाब हो जाइएगा, मैं फेल नहीं होने वाला हूँ। मेरे पास अपना गुरु जो है, जो मैं 23 सालों से काम करते आ रहा हूँ, वो अपनी जो इंटैक्ट है, लीडरशिप पोजीशन हमारे पास। लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आप लोगों को, पूरे भारतवर्ष को, जितने लोगों को जरूरत हो, आपको प्लास्टिक या फर्नीचर की फैक्ट्री लगानी है, वो लगाने की सुविधा दूंगा, आपको समझाऊंगा। आपको रिसाइकिल का दाना बनाना है वो बताऊंगा, आप कलेक्ट करके मुझे भिजवाना वो बताऊंगा। आपको जिस प्रकार से मुझसे जो गाइडेंस चाहिए ले लीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने को तैयार हूँ, विद एब्सोल्यूट कमिटमेंट कि आपको कभी भी किसी बात के लिए गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी, झूठ बोला नहीं जाएगा, आपके काम में कहीं कोई बाधा ना, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आप कामयाब हो जाए उसके लिए हम अपनी मेहनत करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। वो एक सवाल इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा सा रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहता है, उसमें कम से कम लागत कितनी आ सकती है? आप मान के चलिएगा कि छोटे से छोटा रिसाइकलिंग का प्लांट जो लगता है, उसमें ग्राइंडर, मिक्सर, इसके अलावा जो उसकी अपना एक्सट्रूडर बोलते हैं जिसके अंदर की दाना बनता है, इस प्रकार का सेटअप करीब मान के चलिएगा 20-25 लाख रुपए में ठीक ठाक सा बन जाता है। 20-25 लाख रुपए में, जिसमें क्या मान के चले कि हर महीना 100 टन आप माल बना सकते हैं। और ये मान के चलिए नाना करते भी 3 से 5 रुपये किलो मार्जिन बिल्कुल मिलता है, धर्म का मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। बहुत 5 रुपये किलो। तो अगर जो ऐसी बात है, 100 टन के पीछे 5 लाख रुपये कमाई आपकी हर महीना शुरू हो सकती है ना, अगर जो आप ईमानदारी से काम करें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर डॉक्यूमेंटेड है, मैं एश्योरेंस देता हूँ, कमिटमेंट देता हूँ। जिसको आने की इच्छा आ जाओ, लो मैं आपको सब बताने को तैयार, आप करके देख लीजिएगा। एक मुझे सुनने में आया कि आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो एक ट्रांसजेंडर समाज के लिए कुछ आप करना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव पे चलेंगे। भाई साहब देखिए, दुर्भाग्य देखिए, इंसानियत का, मानवता का खून आपकी आंखों के सामने दिन रात बरसों से चल रहा है। कभी कोई नहीं सोचता, हम बोलते हैं मेल फीमेल, बस व्हाट अबाउट दैट थर्ड जेंडर, कोई नहीं सोचता। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। होटलों में, थिएटरों में, 5 स्टार होटलों में या कहीं पे भी खाने पीने पे यहाँ वहाँ कभी नहीं नजर नहीं आते। गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। हाँ, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक राजा महाराजा उनको बहुत अच्छी बड़ी पदवी देते थे, उनको सलाहकार माना जाता था। ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारे सिस्टम को ख़त्म कर डाला, जब बोले ओनली मेल फीमेल, बाकी क्या, बाकी कुछ होता ही नहीं है। तो गुमनाम जिंदगी जीने के बाद जब वो पेट को अपना पालने के लिए गरीबी की तरह भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लोगों के सामने क्या नहीं करते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत लोगों वीडियो रिकॉर्डिंग की है। मैं उनसे पूछता हूँ आप काम करोगे? बोला बाबू हमको काम कौन देगा? बोला हमारे लोग मजाक उड़ाते हैं, गाली देकर उनको भेज देते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अपना खुद खींच तान के जिंदगी जी लेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक काम कीजिए, 3 बार आपका पेट खाना मांगता है, आप बिना काम करके रह के दिखाइएगा आपको कैसे भूख आपको क्या मजबूरी नहीं ला देगा, आपके हाथ फैलाने मजबूर नहीं कर दे। तो मैंने क्या सोचा कि इन लोगों के लिए समाज के अंदर कार्य करना है। इनके लिए मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की फैक्ट्री होगी, जहां पर यही ओन करेंगे, यही ऑपरेट करेंगे, यही चलाएंगे, यही मालिक, यही सब कुछ इन्हीं का होगा। मैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूंगा, मशीन दूंगा, सारा सिस्टम बताऊंगा, समझाऊंगा। और मेरी कोशिश ये है कि एक से शुरुआत करके पूरे भारत में इस मूवमेंट को चलाया जाए। आने वाले में इस समाज को मान सम्मान, इज्जत, प्यार दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनको उस लायक बनाया जाए कि अपने सर उठा कर जिंदगी जी सके, भीख मांग के नहीं। बिल्कुल। तो एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज जो आज भारतीय समाज के अंदर भी सब कुछ यहाँ पे भारतीय होते हुए भी वो उपेक्षित है, वही है ट्रांसजेंडर समाज, जिनके लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। उनमें से एक सुशील अग्रवाल जी भी हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करी जाए जो उनके मान सम्मान में इजाफा करे। चलिए, ये तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। जो सुन रहे होंगे वो इन सब चीज़ों को भी समझेंगे अब कि किनको क्या करना चाहिए। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये तो आप कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जाने के बाद
मैं लोगों की यादों में रह पाऊँ, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे को सौगात, इससे बड़ा एसेट क्रिएट नहीं कर सकता। मैं कुछ पल के लिए आया हूँ, अपना रोल निभाने आया हूँ, और भगवान ने जितनी सांसें दी है मैं हर सांस पे जीता हूँ। मैंने अपना रिटायरमेंट डेट और टाइम फिक्स कर लिया है। जिस दिन आखिरी सांस लूँगा मेरी रिटायरमेंट डेट होगी। मैं एम एब्सोल्युटली वेरी क्लियर। और मुझे पता है ये सब जो कुछ है मेरा नहीं है, ना परिवार, ना मेरा शरीर, ना वचन, कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब छलावा है, झूठ है। मैं एक ट्रांजिशन, एक जर्नी में हूँ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। इस ट्रांजिशन के अंदर ये जो मेरे को कार्य मिला है, मैं इसका मैनेजर हूँ, ओनर नहीं हूँ। ये गलती दुनिया करती है और माया में लिप्त हो करके जीवन भर अपने रोटी के लिए भी तरस जाती है। खा नहीं पाते और खाने देते नहीं, दूसरों को खुश नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको लगता है चला जाएगा। अरे एक दिन जब मट्टी में मिल जाओगे, क्या लेके साथ में जाओगे? कोई कुछ नहीं लेके जा सकता। तो मैं बहुत क्लियर अपने माइंड के अंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समाज का प्यार, आशीर्वाद मिल जाए, मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपके बारे में चर्चा है कि आप ऑर्गन डोनेशन को लेकर के आप कुछ बहुत गतिविधि कर रहे हैं, तो बताइए। आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। मैं ये आपको बड़ी कमिटमेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या था ना, आज भाषण देना तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे देगा। ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा डोनर कार्ड है। अच्छा। 25 साल से लेके घूम रहा हूँ। अपनी फैमिली में सबको बता रखा है कि कभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स को रिट्रीव किया जा सकता है, जितने अच्छे हो को दे दिया जाए। और बाकी की जो बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है, वो सीखने के काम आएगी। कुछ बच जाए तो गंगा जी में बहा देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाने के बाद, मट्टी में मिलने से पहले, किसी और में जीना चाहता हूँ। किसी और के जीवन के लिए हम कुछ साथी बनना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारत को। मैंने आज तक, भाई साहब, आप मान के मुझे याद नहीं है, कई लाखों लोगों को मैंने प्लेज करवाया है, कसम खिलवाई है, दिलवाई है कि ऑर्गन डोनेट करना है। उन्होंने गवर्नमेंट की साइट नोटो NOTTO पे जा कर रजिस्टर भी करा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी प्लीज़, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद आपके पास पैसा था, समाज में आपने दिया, लिया, कमाया, खाया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो माँ ने दिया, प्रकृति ने, जो मट्टी में मिल जाने वाला, पंचभूत में विलीन हो जाएगा, उसको करने से पहले जो लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं उनकी सेवा करके जाइएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, जीवन आपका सफल हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है। और आप लोगों से भी आप चाहते हैं कि 100%। मैं कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर एक ही बात होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो जा रहे हैं उनको सबको परमिशन होनी चाहिए कि हाँ, इनके ऑर्गन रिट्रीव करके जो बेचारे हॉस्पिटल में तरस रहे हैं, तड़फ रहे हैं, एक एक छोटी छोटी सी उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, उनका कल्याण तो कर दो यार। सही बात है। कई बच्चों को हम लोग भी हॉस्पिटल में देखते हैं कि किडनी के लिए या इस तरह के ट्रांसप्लांट ना हो ऑर्गन की कमी की वजह से, और वो दम तोड़ देते हैं। करेक्ट। जो शायद ऐसे भी कई हैं जिनके लिए बहुत लंबी उम्र बची हुई है। और अगर ऐसे लोग, अगर पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी लोग ऐसे आ जाएं तो पता नहीं कितनों की जान बच सकती है। एब्सोल्युटली। और एक अद्भुत पुण्य काम आप कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आप सच में बहुत माने गजब का काम है। हम इसके लिए तो बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद देंगे। ऐसे हैं सुशील अग्रवाल जी, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं इसी समाज के लिए, शरीर का अंग अंग दान कर रहे हैं। पुराने ज़माने में दधीची ऋषि थे जो हड्डियों का दान कर दिए थे। एब्सोल्युटली। तो आज के जो ये गरीबी जो दानव है, मजबूरी जो दानव है, इस दानव को, शारीरिक रूप से जो बीमारियों का जो दानव है, वो दानव को समाप्त करने का आपने बीड़ा उठाया है। प्लास्टिक से जो कैंसर फैलता है, गायें मरती हैं, उनको आपने निजात दिलाने का जो बीड़ा उठाया है। इस तरह की जो तमाम चीज़ों का जो बीड़ा आपने उठाया है, ये अद्भुत सराहनीय है। और ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपके बारे में सुना तो लगा कि झारखंड से आकर आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोग आपसे प्रेरणा लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ पूरा समाज दिल खोल के हमें प्यार, आशीर्वाद, आशीष दीजिएगा, क्योंकि हमारा मिशन बहुत सात्विक है। बिल्कुल। हम एक इस भाव से कर रहे हैं कि मेरे लिए जीवन का ये पूजा है। मेरा कर्म जो है मैं उसको पूजा ही मानता हूँ। और ये मैं मान के चलता हूँ कि अकर्म कोई रह नहीं सकता, और जब कर्म करना है तो सात्विक रूप से क्यों नहीं, है ना? वही कर रहा हूँ बस। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।